अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज फिर एक ऐसा बयान दिया कि जिसने उनकी माज़ी की तकारीरों की याद ताज़ा कर दी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त खान साहब अपोजिशन में हुआ करते थे और कंटेनर पर चढ़कर ये तकारीर किया करते थे। आज सूरत हाल ये है कि अब वो अपोजिशन वाले नहीं बल्कि हुकूमत वाले इमरान खान हैं। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब खैर बयान तो आ गया, लेकिन हल क्या है? हल क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर को इन तमाम मसाइल का हल मालूम है जिसके हवाले से वो बात कर रहे थे? ऐसे में कुछ तजावीज़ हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो तजावीज़ जो हैं वो हुकूमती पॉलिसियों को तश्कील देने में हुकूमत की मदद भी करें। दूसरी तरफ ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पीडीएम के जलसे में मियां साहब ने इदारों के मुखालिफ नाम लेकर जो बातें की वो सुनकर उन्हें धचका लगा, क्योंकि तय ये हुआ था कि नाम किसी का भी नहीं लिया जाएगा, इशारों किनारों में तनकीद कर दी जाएगी। हाँ, अलबत्ता आज बिलावल के बयान के बाद गालिबन पीएमएलएन को भी शायद उतना ही बड़ा धचका लगा होगा जितना कि उस वक्त बिलावल को लगा होगा कि जब एस्टेब्लिशमेंट के सरबराहों और अहदेदारों के हवाले से वो बात कर रहे थे। और आखिर में बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इत्तेहादियों के एजाज़ में दिए जाने वाले उस दोहराने की जिसे मौक़े गनीमत जानते हुए वहाँ पर मौजूद शुरका ने अपनी शिकायतों के अंबार लगा दिए। और PMLQ की अगर हम बात करें तो उसकी गैर मौजूदगी ने वाज़ेह अल्फाज में अपनी नाराज़गी का खुलकर इजहार किया। ऐसे में तारिक बशीर चीमा का बयान भी काबिल गौर है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले PMLQ से अगर मैंने बात की तो लेटेस्ट अपडेट यह है कि अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मोहन सलाही को फ़ोन किया है और चौधरी शुजात हुसैन साहब की तबीयत के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। बहरहाल इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। रज़ा साहब, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। अब से कुछ ही देर में सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। मोना आलम साहिबा एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगी। और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उस मामले के हवाले से जो कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आज एक बार फिर से बात की गई है कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वो मुल्क बने जिसे कभी किसी के आगे कर्जों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। सिमिलर इसी तरह का बयान भी माजी में दिया करते थे वो भी रसद उमर साहब भी कि हम चाहते हैं कि IMF का कशकोल तोड़ दें। बहरहाल जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त मौशी पॉलिसियों से नबर्द आजमा हो रहा है और जिस तरह की मौशी कैफे से दो चार है वो एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आप से आगाज़ कर रही हूँ, सबसे पहले बताइए इन ख्वाहिशों को पूरा करने का कोई तो हल होगा? नहीं, मेरे नहीं ख्याल में कि इमरान खान के पास कोई इकनॉमिक पॉलिसी है जिससे वो पाकिस्तान को कर्ज़ों के इस जंजाल से निकाल सकें। बल्कि अगर देखा जाए तो इमरान खान ने जितने पिछले 2 साल में कर्ज़े लिए हैं इतने तो गुज़श्ता हुकूमत ने 5 साल में भी नहीं लिए थे। नोट भी हमने ज़्यादा छापे हैं और नोट भी ज़्यादा छाप रहे हैं, बाहर से कर्ज़े भी लिए हैं। बस हम ये कह देते हैं कि हमने जो मईशत है, कभी मईशत कहते हैं कभी माशत कहते हैं उसे, अभी हमें ये भी नहीं पता लग सका कि वो मईशत है या माशत है, उसको दुरुस्त सिमत में डाल दिया है, लेकिन उस सिमत का किसी को पता नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि गुज़श्ता हुकूमतों ने अगर कर्ज़े लिए तो उन्होंने कोई 4 प्रोजेक्ट लगाए, इन 2.5 सालों में तो मुल्क में एक भी प्रोजेक्ट नहीं लगा और कर्ज़ों का अंबार भी हो गया। लिहाजा मैं नहीं समझता इमरान खान साहब के पास कोई दुरुस्त सिमत है। शुरू में वो हमें बताते थे कि वो समझदारी से चलेंगे, कफ़ायत शारी से चलेंगे, उन्होंने भैंसें बेचीं, गाड़ियाँ बेचीं, लेकिन फिर काबीना की एक फ़ौज दफ़र मौज रख ली और अब तो पता लगा है कि प्यारों के पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और जो प्यारे हैं वो गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं जिनका उनके पास इस्तेकाक नहीं है। इसके अलावा भी वो कहते थे कि मैं तो रोज़ बनी गाला हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं जा रहे हैं, बाकी तमाम अखराजात भी हुकूमत के उसी तरह बढ़ रहे हैं जिसकी पहले तवक्को नहीं थी। लिहाजा मैं नहीं समझता, टैक्स भी नहीं इकट्ठा कर सके, ग्रोथ रेट को भी बहुत नीचे ले आए हैं। लूपहोल्स तो आपने बता दिए कि ये हैं, हल भी तजवीज़ कीजिए ज़रा। हल तो इस हुकूमत के पास नहीं है, विजन नहीं है इस हुकूमत के पास, ये आवाम का ट्रस्ट खो चुकी है। कारोबारी लोग इस हुकूमत पर
वक्त एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है कि वो इस मुल्क में कारोबार करें। छोटा कारोबारी हो या बड़ा कारोबारी हो, मईशत को एक जाम लग गया है। अगर इमरान खान साहब ये ट्रस्ट डेफिसिट जो उन्होंने 2 साल में एक रट लगा लगा के चोर और डाकू की पैदा किया है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे दूर करेंगे, इसका हल अब उनके पास नहीं है। वो या तो कोई बहुत बड़ा यू टर्न लें अपनी किसी पॉलिसी के हवाले से और इस मुल्क के पैसे वाले तबके को ये एतमाद दिला सकें कि वो उनको चोर और डाकू नहीं समझते हैं और वो पाकिस्तान में कारोबार करें, यहाँ काम करें, यहाँ काम करने की आज़ादी है, तो ही मईशत चलेगी। लेकिन जब तक ये नहीं मुमकिन है, हम जब तक अपने मुल्क में आमदनी नहीं बढ़ाएंगे, और इमरान खान के आने से तो आमदनी में कमी हुई है, चोरों और डाकुओं के दौर में जो आमदनी थी उससे बहुत कमी हुई है, ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज बैठा है, रुपए की कदर बैठी है, आटे चीनी का बहरान हुआ है। लिहाजा इमरान खान साहब की हुकूमत से और उनकी मौजूदा इकनॉमिक टीम से ये तवक्को रखना कि वो कोई अबाउट टर्न या यू टर्न लेकर इसको अब ट्रैक पर डाल लेंगे तो मुमकिन नज़र नहीं आता है। ये तो वही ख्वाब हैं जो कंटेनर पे वो हमें दिखाते थे। अब थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हीं तकरीरों को वो दोबारा चल के समझते हैं कि शायद फिल्म दोबारा चल जाएगी, लोग दोबारा बेवकूफ़ बन जाएंगे, अवाम फिर मेरे झांसे में आ जाएंगे। मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा देर हो गई है इस काम में। अब बहुत देर हो गई है। सवाल मेरा ये था कि इस ख्वाहिश को पूरा करने का हल क्या है, लेकिन सोहरावर्दी साहब ने तो उनके तबसरे ने यह जाहिर किया कि उन्हें खान साहब की काबीना पर और उनके हल निकालने पर इतना एतबार नहीं है, लिहाजा वो हल क्या तजवीज़ करेंगे। मोना हमारे साथ मौजूद है। मोना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मोना, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क बने जिसे कभी किसी के आगे कर्जों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। खान साहब की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हल है उनके पास या फिर आपके पास कोई हल? जरा आप भी बता दीजिए। थैंक यू ज़रियाब। असल में हल इसका काफ़ी पेचीदा है, और हल पेचीदा भी है, जितना पेचीदा है उतना आसान भी है। सीधी सीधी बात है, हमने सेल्फ रिलायंट होना है। हम एक बहुत, जैसे कहते हैं, ऐसी जगह हम फंसे हुए हैं कि जहां से निकलना इस पॉइंट इन टाइम पर मुश्किल है। मैं इस बिट से एग्री करूंगी। खैर, ये ख्वाहिश अच्छी है, लेकिन ख्वाहिशात को जो हमने जैसे कहते हैं ना अमली जामा पहनाना है, वो अब असल बात है ना। असल तो बात ये है कि वी हैव टू वॉक द टॉक। ये जो सारी बातें हैं, जो एक तो गवर्नेंस लेवल पर, माइक्रो लेवल पर चीजें हैं, वो तो शदीद जो है वो तवज्जो दरकार करती हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर ठीक है, आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक किया, तिजारती खसारा कुछ हद तक कम हुआ है, जिसकी वजह से कुछ डॉलर में बेहतरी आई है, रुपी में बेहतरी आई है एज कम्पेयर टू द डॉलर। थोड़ा सा पाक रुपी मुस्तहकम हुआ है। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हम एक जाल में फंसे हुए हैं इस वक्त। इसको हम लोग एक विशियस साइकिल कहते हैं। कोई भी इसके अंदर से निकलने में मैं नहीं समझती कि कामयाब हो पाया है अब तक। कोई 70s में, 80s में, या चलें 2000 से पहले का अगर हम थोड़ा सा वक्त लगा लें, सेफली स्पीकिंग, तो ये कुछ बेहतर वक्त था जब हम लोग इस किस्म के एक विशेष साइकिल में नहीं मुब्तला थे। अब तो हम एक ऐसी जगह फंस गए हैं कि जहां पर आप समझे कि एक गले की हड्डी है जो हम ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। इतने सारे बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर आप देखें, IMF का ये जो एक पूरा एक साइकिल है, जो बड़ा एक जाल किस्म का है, एक ट्रैप है, डेड ट्रैप है। हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें गिर जाते हैं, फिर उससे निकलने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हम कभी भी इस्लाहात नहीं करते। हम स्ट्रक्चरल लेवल पर कोई इस्लाहात ना करना चाहते हैं। मुझे विलिंगनेस की भी कमी नजर आती है, कभी किसी ने नहीं की। उसी IMF पैकेज में, जिसके ऊपर मैं, आप, हम सब बहुत तनकीद करते हैं, IMF के ट्रांच के प्रोग्राम्स पर और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर, लेकिन उसी में स्ट्रक्चरल इस्लाहात भी मौजूद है कि अगर आपने दोबारा हमारे पास नहीं आना तो आपने क्या क्या करना है। वो बातें गलत नहीं है अपनी जगह, वो बातें बड़ी वेल प्लेस्ड है, वो कोई करने को तैयार नहीं है। ये मसला है। हम बार बार एक कर्जा उतारने के लिए फिर दोबारा से कर्जा लेते हैं। आपने देखा कि शुरू में ये भी कोशिश की गई, जिसका इवन प्राइम मिनिस्टर ने तस्लीम किया कि उन्होंने गलती की, IMF के पास पहले रुख ना करके। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा, पहले रुख करना चाहिए था, उससे पहले फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ के लोग चले गए कि शायद वहां से कुछ आसान शराइत मिल जाएंगी, शायद कुछ मजीद आसानियां हो जाएंगी अगर हमें फ्रेंडली कंट्रीज लोन दे दे इंस्टेड ऑफ IMF। लेकिन वो एक बहुत बड़ा दावा था, एक बहुत बड़ा क्लेम था,
जो उन्होंने अपनी इलेक्टोरल तकरीर में किया था उसको वफा करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो आपने IMF के ही पास था। उससे निकलने के लिए जो इस्लाहात आपको खुद IMF कहता है कोई करने को तैयार नहीं है। इसके अंदर पार्लिमानी रोड ब्लॉक्स हैं, पार्लियामेंट में भी रोड ब्लॉक्स हैं, ब्यूरोक्रेसी में रोड ब्लॉक्स हैं, पूरे आपके सिस्टम में रजे बसे हैं इस तरह के लोग, ऐसे अनासिर, इस किस्म की दरारें और खड्डे जो आपको कभी भी ये स्ट्रक्चरल। अच्छा मोना, आपकी गुफ्तगू से जो मैं समझ पाई हूँ, मुझे थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। आपने कहा कि ये तो हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, हमने IMF का प्रोग्राम कंप्लीट करना ही करना है क्योंकि सिचुएशन इकोनॉमी की ऐसी। लेकिन IMF की अपने प्रपोजल में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मौजूद हैं कि जिन पर हम चलकर कुछ ना कुछ मौशी पॉलिसियों को बेहतर कर सकते हैं। उस पर हम नहीं चलना चाहते, यही मेरा अर्ज है ज़रियाब। आई एम वेरी सर्टेन अबाउट इट। कोई नहीं चलना चाहता। आप चलने की कोशिश करके देख लें, आपको इतनी मुखालफत आएगी कि आप कहेंगे कि शायद इससे बड़ी मुखालफत तो कोई तारीख में कभी किसी ने नहीं देखी होगी, जो मालियाती सतह पर आएगी। बहुत पूरे सिस्टम में रजे बसे हैं, ऐसे काली भेड़े भी हैं, ऐसे अनासिर भी हैं, और मैं उनको मुआशी तौर पर शरपसंदी कहूंगी, जो इस किस्म की चीजें नहीं चाहते हैं कुछ अपने जाती मफादात के लिए। ठीक है, तो IMF प्रपोजल में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मौजूद हैं, जरा हमें उस पर गौर फिक्र करना होगा। मोना की ये सजेशन सामने आई। इफ्तिखार साहब, कमिंग टू यू, बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर ने जो इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि ऐसा होना चाहिए, ये किस तरह से पॉसिबल है और क्या उनके पास भी इसका हल मौजूद है? पहली बुनियादी बात है कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 2.2 की, इसको हमें हर तौर पर काबू करना होगा, क्योंकि हमारी GDP है उसकी ग्रोथ है 1 के ऊपर चली गई। तो 2.2 के अगर पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ हम चलते रहे इसी अंदाज में, तो फिर तो तबाही के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। जो IMF ने इनको कहा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिनकी बात मोना कर रही थी, उन्होंने कहा था कि आप पहले तो उन्होंने टैक्स के निज़ाम के बारे में इनको कहा कि अपना टैक्स का निज़ाम देखें, क्या उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। टैक्स का निज़ाम का हालत बहुत बुरी है और इन्होंने कुछ भी उसमें ऐसी चीज़ नहीं की। उन्होंने इनसे ये डिमांड की कि आप करें कि लार्ज स्केल रिफॉर्म एपिसोड जो है उसके ऊपर कोई बात करें। उन्होंने बंडलिंग रिफॉर्म के बारे में बात की, वो कुछ नहीं कर सके। और फिर जो खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है। मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर से इतना इस दफा तबाही है एग्रीकल्चर सेक्टर में कि गंदम आपकी कम है, चीनी आपकी कम है, कॉटन की पैदावार आपकी कम है, तो आप फिर जाएंगे किधर? मैंने इधर भी कोई मनसूबा बंदी नहीं है। सियाहत की बात करके बड़ा खुश हो जाते हैं, सियाहत से पैसा आएगा, सियाहत से पैसा आएगा। सियाहत से पैसा उस वक्त आता है जब आपकी गवर्नेंस अच्छी होती है, जब आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी होती है। अगर नारायण में परसों चौथ एक गैर मुल्की खातून के साथ जो वाकया हुआ है, अगर वैसे वाकयात होंगे तो कोई भी नहीं आपके मुल्क में आएगा। और फिर आपने जो और रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, और इन इलाकों में मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारे नॉर्दर्न एरिया के सियासी इलाके हैं, वहाँ पे जो रुझान है एक खास किस्म का पाया जाता है औरत के हवाले से और गैर मुल्कियों के हवाले से। आप उसको तो मैनेज कर नहीं पाए हैं। आप लोगों को दावतें देते फिरते कि जी हमें सियासी मकामात पे आ जाए, ये बात। फिर ये है कि जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करते हम आगे जा नहीं सकते। और रिफॉर्म्स में हमें हर सतह पे रिफॉर्म करनी है कि कम पैसों में हमें जिंदा कैसे रहना है। मेरे उस्ताद थे जनाब हनीफ रामे साहब जी, वो कहते थे इफ्तिखार, आप इंसान के 2 हाथों को काम दे दो, ये एक बहुत बड़ा जंप होगा। और मुझे आज उनकी बात समझ आती है इस बुढ़ापे में कि 2 हाथों को काम देने से मुराद क्या है। जो हमारे 2 हाथ हैं ये काश कर सकते हैं, ये खुदाई कर सकते हैं, ये पेंटिंग कर सकते हैं, ये सिरेमिक बना सकते हैं, ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको काम तो दो। अब ये काम देना, ये कह रहे हैं ये हमारा काम ही नहीं है सरकार का कि हम काम दें। हर चीज तो आप प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, हर चीज आप सरकारी सेक्टर को देना चाह रहे हैं। वहां पे आप रिफॉर्म्स नहीं कर रहे, वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं कर रहे कि वहां के मजदूर को प्रोटेक्शन मिले। अब मजदूर को प्रोटेक्शन देनी है नहीं देनी है, ये खुली छुट्टी दे देनी है इस मुल्क में सरमायादार को, क्या और सरमायाकारी करो और टैक्स की छूट भी लो, टैक्स में भी रियायत लो और अपने मजदूर के साथ जो चाहो तुम शुरू करो। तो ये चीजें हैं जिससे आगे हम जा सकते हैं। यानी वो खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पे साहिल से लेके आपको हाईएस्ट लेवल की चोटियों तक का क्लाइमेट मिली है।
आप चाहें तो कुछ इलाकों में जाफरान उगा सकते हैं, और आप चाहें तो कई कुछ इलाकों में आप कोकोनट उगा रहे हैं। ठीक, आपके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है ह्यूमन पावर की। ह्यूमन पावर, हमने ह्यूमन पावर को डेवलप नहीं किया, हम डेवलप नहीं करना चाह रहे गालिबन। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। देखिए, हमारा हर लड़का एमए कर रहा है, इस वक्त 5 लाख एमए आ रहे हैं एवरी ईयर। कहाँ रखोगे उन 5 लाख एमए को, मुझे बताइए। सही बात। हम उनको ना अच्छा ट्रेड की तरफ आ जाए। ट्रेडर्स की भी मोनोपोली है, वो एक खास किस्म की मोनोपोली पे चीजें चढ़ाई जा रही हैं। भाई मैं कहता हूँ, जब आप कभी आप किसी से ब्लैकमेल हो रहे हैं, कभी आप किसी से ब्लैकमेल हो रहे हैं, सारा गुस्सा आप अपने सियासी मुखालफिन पे गुजारते। आज भी ठीक है इफ्तिखार साहब, पॉइंट आपका आगे अपने एग्रीकल्चर टूरिज्म के हवाले से बात की है। मैं जनरल साहब की तरफ जाऊंगी, आप ही के पॉइंट्स को उठा के। जनरल साहब, बड़े अहम नुक्ते उठाए यहाँ पे इफ्तिखार साहब ने कि पाकिस्तान में टूरिज्म के हवाले से प्राइम मिनिस्टर माजी में बात करते रहे हैं। टूरिज्म के हवाले से भी अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली हमें उतना देखने को नहीं मिला जितना कि होना चाहिए था। और रही बात, उन्होंने जिस तरह से डिग्री होल्डर्स की बात की है, पाकिस्तान में कोई ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है कि जिसके हवाले से हम स्कोप देखें। अगर तो एक तरफ मैथ्स कॉम की डिग्रियां हैं तो मैथ्स कॉम की डिग्री शुरू हो जाएंगी, कहीं पर इंजीनियरिंग की डिग्रियां हैं तो इंजीनियरिंग की, मतलब हमें ये नहीं पता बेसिकली कि हमने जाना किस तरफ है। अब जरा जवाब दे दीजिए कि क्या हल निकालते हैं आप इन तजवीज़ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि बहुत सारी चीजें करने को कहीं कहीं सब पे अमल होता नजर नहीं आ रहा है, और कोरोना की वजह से तो टूरिज्म पूरी दुनिया में बर्बाद हो चुका है। होटल इंडस्ट्री और जितनी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं वो आज नाकारा हो चुकी हैं, और होटल मगरबी दुनिया में खाली पड़े हैं, और यहाँ भी पाकिस्तान में इसका हाल अच्छा नहीं है। टूरिज्म जब कोरोना कभी खत्म होगा तो शायद दोबारा डेवलप होना शुरू हो, उससे पहले तो इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है वो भी इफेक्टेड है बड़ी बुरी तरह, लेकिन बहरसूरत उसमें आप पॉलिसीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिलेबस वगैरह लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इकोनॉमी को अगर देखें तो बाद अच्छे नुकात आए। अभी मोना बात कर रही थी इसकी IMF की, गवर्नमेंट ने फिलहाल IMF का जो प्रोग्राम है उसको विदहोल्ड किया, सस्पेंड किया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्पेशल मेजर्स कर रही है। जैसे आप देखें कि हमने डिस्काउंट रेट जो है वो इंटरबैंक रेट काफी नीचे हम ले गए हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि सब्सिडीज गवर्नमेंट बहुत चीजों पे दे रही है। ये बिजली का रेट आपने कम किया है इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए। अगर आप ये ना करते तो लाजमी बात है कि फिर इंडस्ट्री जो है वो उनको कोई सहूलत नहीं, और इंडस्ट्री को सहूलत देते हैं तो IMF आपको इस पर एतराज करता कि ये आपने इतने ये क्यों किया, कम रेट क्यों किए हैं। लिहाजा IMF का प्रोग्राम सस्पेंड किया वक्ती तौर पे। और फिर आप देखिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपने तकरीबन खत्म कर दिया है, और गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि पिछले 4 महीनों में उन्हें एक पैसा भी लोन नहीं दिया। तो उस लिहाज से बाद इंडिकेटर्स तो अच्छे हैं, बाद इंडस्ट्रियलिस्ट से बड़ा मैंने बात हुए सुने हैं, वो खुश हैं कि बिजली के रेट वगैरह कम किए हैं, क्योंकि ये जब आपने इजाफी जो बिजली इस्तेमाल होगी उसमें जब रेट आप कम करते हैं तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा उस ब्रैकेट में आए इजाफी रेट पर, क्योंकि वो फिर इंडस्ट्री को ओवर टाइम चलाते हैं, उससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है। तो कॉस्ट उसकी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए वो सारे उस ब्रैकेट का फायदा उठाएंगे जो इजाफी बिजली के ऊपर आधी कीमत आपने की है। तो बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन अभी ये कहना कि डायरेक्शन बदल गई है वो हमें कोई खास अंदाजा नहीं है, नजर नहीं आती कोई ऐसी चीज। ये कोई कहे कि जनाब कर्जे कम हुए तो कर्जे भी ज्यादा हुए हैं, वो भी सामने आपके मौजूद है। अब ये चीजें दुरुस्त होनी शुरू हों। एक कर्जा तो बिल्कुल हम मानते हैं कि आपने ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट था ये भी कर्जा था, आपका $20 बिलियन जो है वो आपने माल मंगाया हुआ था लेकिन पैसे अदा नहीं किए हुए थे, वो आपका डेफिसिट नजर आ रहा था, वो आपने दे दिया, तो कर्जा तो उतरा है। वो $20 बिलियन भी हमें समझना चाहिए कि हमने उतारा है, और बाकी जो कर्जे लिए थे उसकी किस्तें भी दी। तो उस लिहाज से जो जितने मुश्किल हालात हैं आजकल उसको अगर देखें तो किया तो है, सारी तबाही नहीं है जिस तरह बात हम पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उस मंजिल से जहां वो कहते हैं कि हम सोचते हैं कि जनाब को कर्जा ना हमें लेना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उसके आसार नजर नहीं आते। वो कोई ऐसी सूरत नहीं। आप करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक है आपने कम किया, लेकिन आपका सर्कुलर डेट जो है वो बड़ा है, आपका जो सरकारी आपके एंटरप्राइजेज हैं उनका आपका लॉसेस बड़े हैं,
तो चीजें तो बहुत सारी ऐसी हैं जो कि पहले की निस्बत खराब भी हुई, तो लिहाजा ये जरूरत इस बात की होगी कि उन चीजों को जो जाया खर्च, यानी जो बिल्कुल आप कंट्रोल कर सकते हैं, कि आप सर्कुलर डेट कंट्रोल करना चाहें, आपके लिए मैकेनिज्म आप क्रिएट कर सकते हैं, आप लॉस मेकिंग एंटिटीज का कुछ कर सकते हैं कि वहां पे नुकसान आपको हों, वो मैय्यर हैं जो किए जा सकते थे, वो नहीं किए। तो ये मकसद कहने का ये है कि एक होलसम पॉलिसी को अगर हम देखें तो वो मौजूद नहीं है। एक बड़ी मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए जहां आप हर तरफ बचत करते नजर आए, हर तरफ आप अपने मतलब ठीक है, आपने भी आईएमएफ की तरफ इशारा दिया और आपने कहा कि हमें सर्कुलर डेट को कंट्रोल करना होगा। अगर हम अपने करंट अकाउंट के सरप्लस के हवाले से अगर बात कर भी रहे हैं, उसका जश्न मना भी रहे हैं, तो रज़ा रोमी साहब, योर सजेशंस प्लीज, क्या बताइए कि ख्वाहिश को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, हल क्या होने चाहिए उसके? खुद ये जो आप पीएम की जो स्पीच है उसके ऊपर बात कर रही हैं ना, सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया। रज़ा रोमी साहब, मैं सवाल दोहरा देती हूँ, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात कर रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वो मुल्क बने जिसे कभी किसी के आगे कर्जों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। आप जरा सजेशंस दीजिएगा कि वो कौन सी ऐसे तजावीज़ है जिन पर अमल करके प्राइम मिनिस्टर की ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है और पाकिस्तानियों के मफाद में भी होंगी वो। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली जो चीज है वो तो माशी तरक्की है कि हर सूरत में जो हमारा ग्रोथ रेट है वो के तारीखी तौर पर इस वक्त लोएस्ट है। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में हमारा ग्रोथ रेट कभी मनफी या 0.4 या 5 जो भी है ऑफिशियली वो नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो इस पे तवज्जो देने की जरूरत है कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ी है 2.5-3% के हिसाब से, और अगर शराय तरक्की जो है वो स्लो है तो इसका मतलब है कि हम तो बहुत ही एक मुश्किल और अनोखी सिचुएशन में है। तो सबसे पहले तो उसके ऊपर तवज्जो, हर तरह के जो वसाइल हैं, हर तरह की जो पॉलिसी है वो उसको बरूए कार लाना चाहिए ताकि हमारी शराय तरक्की दोबारा पटरी पर आए, जैसे कि हम 6 तक तकरीबन पहुंच गए थे आज से 3 साल पहले। नंबर 2 ये कि ये खुद इन्हिसारी की बात जो है ये इसके लिए हमें बहुत सारी कड़वी गोलियां जो हैं वो निगलनी पड़ेंगी। बहुत से अखराजात ऐसे हैं जो हमें कम करने पड़ेंगे। मसलन सबसे पहले जो हमारी पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं जो कि सालाना 1.2 ट्रिलियन रुपीस जो है, यानी कोई 1.25 खरब रुपया जो है बजट का, वो उनको चला जाता है। स्टील मिल्स हो, पीआईए हो, दीगर लॉस मेकिंग जो इदारे हो, उनके ऊपर भी देखिए कोई खास पेशरफ नहीं हुई। पहले ऐलान हुआ था कि प्राइवेटाइजेशन होगी या पार्शल होगी। सबसे पहले तो उनको ठीक करना बेहद जरूरी है क्योंकि वो सफेद हाथी जो हैं वो अब हम उनका बोझ नहीं सहार सकते। तीसरी बात यह कि हमें जो अपने गैर तरक्याती अखराजात हैं बजट में हर साल, उनको कम करना पड़ेगा। बहुत से आजाद जो हमारे माहिर माशियात हैं उन्होंने कहा है कि हम तकरीबन 900 बिलियन से 1 खरब रुपया बचा सकते हैं अगर हम दोबारा से कटौती करें अपने गैर तरक्याती अखराजात की। और ये 3 एक चीजें ऐसी हैं कि इनके ऊपर बोल्ड पॉलिसीज लेनी पड़ेंगी, जो है ना उनका आगाज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक नेशनल कंसेंसस बनाना पड़ेगा। तमाम जो है सियासी कुव्वतें भी और तमाम फरीकैन भी, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मिलके आपको मुल्क की जो है मुस्तकबिल की डायरेक्शन मुतय्यन करनी पड़ेगी। नहीं तो नारों और तकरीरों से कुछ नहीं होता। हर प्राइम मिनिस्टर जो है, आपको याद होगा सरियाब, शायद आप छोटी हैं हमसे, मगर नवाज शरीफ भी यही कहा करते थे कि जी मैं कशकोल तोड़ दूंगा। उससे पहले भी सब कहते कि जी मैं ये कर दूंगा। हर पॉलिटिशियन जो है उसका यही बयानिया होता है, यही नारा होता है, लेकिन अमल जो है वो 0 या 0.5 है। तो असल बात यह कि इतना बड़ा जो हमने एक बनाया हुआ है ब्यूरोक्रेटिक अपरेटस, उसको कम करने की जरूरत है क्योंकि उसका बोझ अब पाकिस्तान जो और पाकिस्तानी नहीं सहार सकते। और ये सबसे और शरह तरक्की नहीं होगी तो टैक्स भी नहीं आएंगे। लोग कहाँ से टैक्स देंगे? जी ठीक है, आप के पॉइंट से कंक्लूड करूंगी कि सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेटिक की तरफ आऊंगी, पॉलिसीज की तरफ, कि इस सेल को हमें कम करना होगा, गैर तरक्याती अखराजात को कम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के हवाले से इफ्तिखार साहब ने बात की और कहा कि टूरिज्म को हमें सपोर्ट करना होगा। प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि टूरिज्म के हवाले से प्रैक्टिकली हमें क्या इक़दाम उठाने हैं। मोना ने बात की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की IMF के प्रोग्राम में कि वहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है, सिर्फ उसे क्लिक करने की ज़रूरत है, और अगर जाकर हम उसे क्लिक कर लेते हैं तो बहुत सारी पेचीदगियाँ जो हैं वो आसानी में तब्दील हो सकती है। जैसे
इंडोर्स किया गया जनरल साहब की तरफ से कि सर्कुलर डेट कंट्रोल करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो IMF से जाकर भी जुड़ता है, जबकि मुजम्मिल साहब ने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसियों पर एतमाद नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि खान साहब या उनकी गवर्नमेंट किसी भी किस्म के मसाइल का हल इस सिलसिले में निकाल सकती है। आगे बढ़ते बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और उसमें जब उनसे बात की गई मियां साहब के हवाले से PDM के पहले जलसे में जब उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने कहा कि मियां साहब ने जब रियासती इदारों के सरबराहान का नाम लेकर गुफ्तगू की तो उस वक्त उन्हें शदीद धचका लगा, क्योंकि जब PDM के हवाले से मीटिंग्स कॉल की जा रही थी और बैठकर बातचीत की जाती थी, उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि सिर्फ इशारों किनारों में बात की जाएगी, किसी का नाम लेकर उस पर तनकीद नहीं की जाएगी। बहरहाल मियां साहब ने तो ये उनका जाती मामला है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिस किस्म की बात उन्होंने की है उम्मीद करता हूं कि वो उसके सबूत भी पेश करेंगे। इफ्तिखार साहब, आपको नहीं लगता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बयान दे चुके हैं, गो के भी नशर नहीं हुआ लेकिन पब्लिश जरूर हो चुका है, इसके बाद ऑपोजिशन में इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, पैदा हो सकते हैं? इख्तलाफात नहीं बढ़ेंगे और ना ही पैदा होंगे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा नुक्ता नजर है। और ये जैसा मैं समझता हूँ सारी सूरत हाल को, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है और मियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अपनी सियासत है। ये हकीकत है, वो धचका लगा होगा, बहुत सारे लोगों को धचका लगा, इवन खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो क़यादत के अंदर बड़े अहम लोग हैं, जिस वक्त उन्होंने ये नाम सुने दे वर शॉक्ड। और आज ये बयान सुन के जो बयान दिया है BBC को, आपका ट्वीट में आपका मैं ट्वीट देख रहा था, वो बिल्कुल मरीम विल बी शॉक्ड। मरीम भी सोचेगी कि ऐसा तो नहीं है कि अलहदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, अलहदा नहीं होंगे। मेरा ये ख्याल है कि उस सारी बड़ी गेम प्लान का आगाज हो गया है पाकिस्तान के अंदर। जो इलेक्शन से शुरू हुई थी और कोशिश ये थी गालिबन एक ऐसी चीज लाई जाए कि जो पाकिस्तान के अंदर एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए और पॉपुलर फैसले हों और लोगों का सपोर्ट उनको मिले, और ये जो मुकमुका वाली सियासत है ख़त्म की जाए। बदकिस्मती ये है, मुकमुका की सियासत तो अमेरिका में भी है, वहाँ में भी 2 पार्टी सिस्टम है, और यूरोप में भी देखें बहुत ज़्यादा जगह पे 2 पार्टी सिस्टम ही चला आ रहा है काफ़ी लंबे अरसे के लिए। उस मुकमुका की पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए एक अच्छा फैसला यह था कि एक नई पोलिटिकल पार्टी को इमर्ज किया गया, और पोलिटिकल पार्टी इमर्ज हुई, नारे दिए और बड़े ही पॉपुलर स्लोगन्स दिए, और यूथ उस वक्त की जो थी उसको उसने अपने साथ लिया। और मैं हैरान रह गया कि जब मैंने मेराज मोहम्मद खान जैसे लोगों को लाइन में खड़े देखा गर्मियों उस मौसम में पानी की बोतल लेके वोट डालने के लिए। अब वोटिंग बढ़ी, लेकिन फिर जो 2.5 साल का अरसा है उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए, और उसमें गवर्नेंस नाम की चीज तो रहने नहीं दी ना किसी जगह पे। किसी शोबे की बात कर लें आप, उस परफॉर्मेंस ना होने की वजह से महंगाई हो गई। जी। महंगाई का फायदा उठाया PDM ने। PDM इससे पहले कोई चीज नहीं थी इस शक्ल में। सही। अब आइए, अब चले आगे। क्या 2 साल इसी सूरत हाल में चल सकते हैं? मेरा जवाब है बतौर एक सियासी तजज़िया के नहीं। तो अब क्या किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए? मेरा ख्याल है शुरू ऐसे होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रियायतें दी जाएंगी, रियायतों के साथ साथ चीजों को आगे ले जाया जाएगा। एक स्टेज पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को कॉन्फिडेंस में लेके वो रियायतों का जो अमल है वो जारी रहेगा, और फिर एक मौके पे जाके खुद इमरान खान को भी एक रियायत की जरूरत पड़ेगी कि उनको सेफ एग्जिट कैसे मिलता है। सही। ये सारा प्रोसेस मेरा ख्याल है, अगर BBC के इस बयान को मैं बड़े गौर से अगर इसको देखूं और गिलगित के इलेक्शन कैंपेन को स्टडी करूं, तो ये मेरा एक तजज़िया है। अमूमी तासुर यही आ रहा है। इफ्तिखार साहब पहुंच गए आप, अमूमी तासुर यही आ रहा है। I may be absolutely wrong, but I feel it is the beginning of a new era. चलें, आपने 2 बातें की यहाँ पे, गवर्नेंस और महंगाई की। मेरा पॉइंट भी आपने क्लियर कर दिया। बहरहाल जनरल साहब, इफ्तिखार साहब ने कहा कि PDM को प्राइम मिनिस्टर की गवर्नेंस और महंगाई के मामलात ने इकट्ठा होने पर मजबूर किया, लेकिन महंगाई और गवर्नेंस के मामलात पर अगर बात होती तो इदारों के खिलाफ बात ना की जाती। हमें इदारों पर तनकीद ज्यादा नजर आई, गवर्नेंस और महंगाई के हवाले से बात जरा कम हुई। अब आपका जरा तबसरा मेरे सवाल के साथ साथ। देखिए, इफ्तिखार साहब दुरुस्त कह रहे हैं, गवर्नेंस और महंगाई एक रियलिटी है, और वो लाजमी बात है कि किसी भी मुखालिफ पार्टी को वो सहारा मिलेगा उस चीज से जो आपकी कमजोरी है।
वो तो उसको एक्सप्लॉइट करेगा, उसके मकासद पीछे कुछ और हों जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो मकासद तो हैं और सबके इनके आपस में अपने अपने मकासद हैं। आप सोचिए कि मौलाना फजल रहमान पहले दिन से कहते थे कि जी ये जाके कोई हल्फी ना ले और सारा सिस्टम ही बैठ जाए, लेकिन बाकियों का ये मुफाद नहीं था। और पीपल्स पार्टी जिसके पास सिंध की गवर्नमेंट है, जहां सारे उनके मुकदमात केसेस, जहां करप्शन के सबूत, हर चीज वहां पे है, वो कभी छोड़ना चाहेगी सिंध की गवर्नमेंट? वो छोड़ ही नहीं सकते, उनकी तो जान ही वहां पे फंसी पड़ी है। लिहाजा वो हमेशा उस चीज को अपनी अपनी साइड को सेफ रखना चाहेंगे। उनके मुफाद में कतन नहीं है कि नए इलेक्शन भी हो या कुछ और हो, 3 साल अपने वहां गुजारना चाहेंगे। रही नून लीग, तो नून लीग में भी 2 ग्रुप हैं, एक कन्फ्रंटेशन, और कन्फ्रंटेशन की हकीकत यह है कि ये कन्फ्रंटेशन थी नहीं। आपने देखा कि जब आपने वोट दिया जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए, आज तो जनरल बाजवा बहुत बुरा है ना, उसके खिलाफ सारे नारे लग रहे हैं, लेकिन एक्सटेंशन तो आपने करवाई। भाई अगर बुरा था तो घर जाने देते उस आदमी को, उसका कैरियर खत्म हो रहा था, बड़ी अच्छी बात थी, चले जाते घर। एक्सटेंशन दिलवाने में आप पेश हो गए, क्योंकि उम्मीद थी कि एनआरओ मिल जाएगा, कोई जरिया बन जाएगा, वो नहीं बना, तो अब सबसे बुरा इंसान वो हो गया। तो अपनी बदनीयती तो मौजूद है, हर एक के अपने अपने मुफादात हैं, वो एक वक्त पे आके। अब पीपल्स पार्टी के जो तकरीर की हम बात कर रहे हैं, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि उन्होंने नेशनल रिएक्शन देखा इन तकरीरों का, खास तौर पे या सादिक साहब का या मियां साहब की बातचीत का, तो हो सकता है कि उन्होंने कहा कि हमें सेफ खेलना चाहिए, हम क्यों उस दलदल में पांव डालें जिसमें ये जा रहे हैं, ये रेड लाइन क्रॉस करने हमें नहीं करनी चाहिए। एक जेन्युइन सोच भी हो सकती है कि हम बिला वजह अपने आप को क्यों उस दलदल में फंसाएं जिसमें ये जा रहे हैं, अगर ये जा रहे हैं तो अच्छी बात है, इनको जाने दें। दूसरी बात ये है जो इफ्तार साहब कह रहे हैं कि हो सकता है पीछे किसी पे कोई रियायत शायद का मांगने का किस्सा हो, लेकिन जो कुछ भी है पॉजिटिव चीज इसमें यही है कि जो रास्ता मियां साहब ने इख्तियार किया उसमें नजर आ रहा है कि एनआरओ ना मिलने की वजह से हुआ, और उसमें यह भी नजर आ रहा है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो मुल्क के मुफाद में नहीं है। फौज में बगावत की बिल्कुल बात दुरुस्त है, ये उनको 2 ग्रोह बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब फौज के जूनियर तबका जो है वो बाजवा साहब के खिलाफ खड़ा हो जाए, ये होता नहीं। फौज में बड़ा अपनी कमांड के साथ लॉयल्टी, ये बेसिक पॉइंट है उनका, लेकिन एक कोशिश ये की गई और याद सादिक साहब ने दूसरा काम करके दिखा दिया। अब ये खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मार रहे हैं और इसका रिएक्शन पब्लिक में बहुत बुरा है। ठीक है, याद सादिक की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कहते हैं कि इधर आया तो हम इनको डंडे और डंडे मारेंगे, तो ये चीजें भी मौजूद है। तो मेरा अपना ख्याल है कि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि उन्होंने पीपल्स पार्टी ने ये देखा है कि नून लीग अपने लिए खुद गड़ा खोद रही है, हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए और वो अपने आप को सेफ रखना। ठीक है मुजम्मिल साहब, सिर्फ अपने बचाव की सियासत कर रही है पीपीपी या वाकई जो बयान दिए इख्तलाफ बढ़ेगा? एक तो मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ जब लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को एनआरओ नहीं मिला इसलिए वो ये बातें कर रहा है। भाई इस मुल्क में नवाज शरीफ को ही तो एनआरओ मिला है, वो लंदन बैठा है, एनआरओ से ही तो लंदन बैठा है। अगर एनआरओ ना मिला होता तो वो लंदन की बजाय कोट लखपत जेल में बैठे होते। अगर इस हुकूमत ने किसी को एनआरओ दिया है तो उसका नाम नवाज शरीफ है, जिसको बाय चार्टर्ड प्लेन पे लंदन पहुंचाया और वो लंदन बैठे हैं। तो पहली बात तो बड़ी ये मज़ा का खेद है कि जी नवाज शरीफ को एनआरओ नहीं मिला इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हैरानगी की बात तो यह है कि वो एनआरओ लेने के बाद ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने एनआरओ ले लिया और उसके बाद अब वो जवाब में एनआरओ नहीं देने को तैयार हैं। पहली बात तो सूरत हाल ये है। दूसरी बात, जो बिलावल का इंटरव्यू मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहीं ये तो नहीं कहा कि नवाज शरीफ ये बातें ना करें, वो तो इंस्टिगेट कर रहे हैं कि अगर आपने ये बातें की हैं तो अब इनका सबूत भी दें, मतलब बात को एक कदम और आगे बढ़ाएं, अगला गियर लगाएं, चीज़ों को मज़ीद तेज़ करें। जब वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जो बातें की हैं, जो नाम लिए हैं, उनके पास उनके सबूत होंगे और उन्हें वो सबूत सामने लाने चाहिए, तो वो क्या मुतालबा कर रहे हैं नवाज शरीफ के से? ऐसा मौका ही नहीं मिला कि वो सबूत पेश कर सकते। मैं तो कह रहा हूँ बिलावल मांग कर क्या उनसे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मियां साहब काम नू और बढ़ाओ। अच्छा। अभी जरा स्पीड कम है, इसको और बढ़ाएं। आप कह रहे हैं कि वो अलग होने की बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो नवाज शरीफ को हल्लाचेरी दे रहे हैं कि काम को और तेज करें और बढ़ाएं। और क्या मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप सबूत दें, जो बातें आपने की हैं आप इनके सबूत अगले जलसे में पेश करें। इसका मतलब तो ये है ना कि मियां साहब जरा और तेज करें काम को। तो मैं तो इसको दूसरी तरह रीड कर रहा हूँ। बाकी बात यह है कि
एक और बात यह कि जो पीडीएम तो आज जिस तरह हुकूमत इस बात पर खुशी का इजहार कर रही थी कि पीडीएम टूट गया, जिस तरह इस खुशी का इजहार किया जा रहा था वुज़रा की जानिब से, मुझे तो लगा इस हुकूमत की बचत सिर्फ इस बात में है कि पीडीएम टूट जाए। अगर पीडीएम मतलब इतना जश्न मनाया जा रहा था। मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं मोना की तरफ जाऊंगी, पहले आप ही के पॉइंट को लेके। मोना, मुजम्मिल साहब सही कह रहे हैं कि बिलावल साहब उल्टा थपकी दे रहे हैं कि मियां साहब कुछ करें, कुछ आगे की तरफ जाएं? देखें ज़रियाब, एक तो मुझे लगता है कि अगर वो थपकी दे रहे होते तो गालिबन ये कि वो अकेले में या बंद कमरे में किसी अलग बैठक में ये बात करते कि भाई आप सबूत भी दें, आप थोड़ा गेम और ऑन करें ना, थोड़ा और मिर्च मसाला डालें पूरी चीज में ताकि जरा बात में वजन हो। तो ये बात मुझे लगता है कि बंद कमरे में करते तो वो अलग बात थी, लेकिन अगर यहाँ पर खुला उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्वियसली वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि गालिबन सबूत नहीं है, और उनको खुद भी सबूत की जरूरत पेश आ रही है कि वो इस बात पे अमल दरामद करें। फिर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने ये भी तो कहा है ना उसी इंटरव्यू में कि इशारों किनारों में तय हुआ था बात होगी, लेकिन किसी फर्द के हवाले से बात नहीं होगी, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। और आप देखें बिलावल साहब तो कर ही रहे थे, पहले जलसे से लेके आखिरी जलसे अभी तक भी ऑनगोइंग जो उनकी बड़ी कैंपेन चल रही है गिलगित में, वो तो यही कर रहे हैं ना। वो सिलेक्टेड कहते हैं, वो सब कुछ कहते हैं, वो हर तरह की बात करते हैं, लेकिन वो किसी का नाम नहीं लेते। यही तो हम कह रहे थे, हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे थे कि बिलावल साहब इज प्लेइंग वेरी सेफ और पीपल्स पार्टी ओवरऑल इज प्लेइंग वेरी सेफ। और ये कोई आज की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी की आप कोई मर्जी तारीख उठाकर देख ले, हमेशा उन्होंने एक बहुत सेफ प्ले किया है। और मैं चले कोई भी तारीफ में अपने अल्फाज वापस इसलिए लेती हूँ, पोस्ट जरदारी साहब मैं ये कहती थी कि 2008 के बाद से जो एक सियासी जो एक पूरा तर्ज अमल रहा है पीपल्स पार्टी का, वो बहुत एक रिकंसिलिएटरी भी रहा है और बहुत क्लेवर पॉलिटिक्स, इंतहाई मैं समझती हूँ कि बहुत ही पेचीदा और क्लेवर पॉलिटिक्स कि जो उनके जहन की कौड़ी है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। ये बात उस वक्त भी की जाती थी कि जी आप देखें ये पीपल्स पार्टी आपके उस नैरेटिव को बाय नहीं कर रही है, टो नहीं कर रही है, इनके अपने पार्टी में फैक्शंस मौजूद हैं जो कि खुद ये लोग मानते हैं कि हाँ हमारी पार्टी में दो राय हैं, एक ये है, एक मफामती है और एक लड़ाई वाली है, तो ये तो वो लोग खुद मानते हैं। तो वही बात पीपल्स पार्टी भी कर रही है। सिर्फ इसमें मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब सिंगल आउट नजर आता है कि होंगे। पीएमएलएन की वो जो एक फैक्शन है वो जरा ज्यादा एम्पावर हो जाएगी, जैसे जो अभी बिल्कुल बेचारी पुष्ट पर बैठ गई थी, जो शहबाज शरीफ साहब जब से जेल गए हैं, मुझे लगता है वो वाला फैक्शन एम्पावर होगा। और सिर्फ एक बात का बहुत मुख्तसर इजाफा ये करना चाहती हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऑल्दो ये बात खुद नहीं की है, लेकिन उनके बहुत सारे लोग अब टीवी चैनलों पर बैठकर ये बात कर रहे हैं कि हम नवाज शरीफ साहब की जो ये पॉलिसी है या जो उनकी एक वो स्ट्रेटेजी है, हम उससे इख्तिलाफ नहीं करते। कल उनके एक बहुत सीनियर रहनुमा ये भी बात टीवी पर कर चुके हैं कि कभी भी ये बात नहीं हुई थी, मौलाना साहब कभी भी इदारों पर जो है वो चढ़ाई नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो अब आप सोच लें कि अगर मौलाना साहब जैसा फिगर ये बात कर रहा है तो फिर इसका मतलब नवाज शरीफ साहब गालिबन अपने इस नैरेटिव में अकेले पड़ रहे हैं। रजा साहब, जनरल साहब और चलें रजा साहब माजद के साथ प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं कि जरा ब्रेक पर चले जाए। मैं ब्रेक तो आपसे कंटिन्यू करती हूँ, तब सर आपको और बात करते हैं। फिर उसके बाद के जो इस तरह मोना जनरल साहब ने पॉइंट रेज किया है कि सेफ खेल रहे हैं बिलावल साहब, क्या इस सेफ खेलने को हम तजियाकार और हम जर्नलिस्ट मुफाहमत कहते हैं? स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात करते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्टेटमेंट के हवाले से, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। मियां साहब के हवाले से उन्होंने बात की कि पीडीएम के जलसे में जो कुछ उन्होंने कहा, क़यादत के नाम लेके फौजी क़यादत की मैं बात कर रही हूँ, उसमें वो सुनने के बाद उन्हें धचका लगा था। तो ये बयान क्या मुखालफत ला सकता है अपोजिशन की जमातों के दरमियान, इससे इत्तेहाद के दरमियान? रज़ा रुमी साहब, आपका तबसरा आपके कॉमेंट के साथ। देखिए बात यह है कि बिल्कुल ला तो सकता है, और इस वक्त जो हुकूमत की यही हिकमत अमली होगी कि किसी तरह से पीडीएम जो है उसके अंदर ये डिविजन्स मजीद हमेशा से थी, ये डिविजन्स और पार्टियों के अंदर भी डिविजन्स हैं।
तो ये अगर ये खलीज जो है ये वसी होगी तो इसका फायदा होगा। लेकिन मैंने बिलावल का वो इंटरव्यू अभी देखा था और मैंने उसको गौर से देखा। उन्होंने शौक का इजहार किया। मेरे ख्याल से जो नवाज शरीफ की अपनी पार्टी है उसके अंदर भी बहुत सारे लोग जो थे वो शौक थे, और वो दिखाई भी दे रहा था जब आप अगर वो उसकी वीडियो फुटेज देखें जब वो ये तकरीर फरमा रहे थे पहली बार गुजरांवाला में, क्योंकि ऐसे पहले हुआ नहीं है। नाम लेकर जो है मिलिट्री लीडर्स को पॉलिटिशियंस ने कम ही एड्रेस किया है। मेरे ख्याल से तारीख में कम मिसालें मिलती हैं, बल्कि मिलती ही नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब की तो अपनी पार्टी के अंदर जो है आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो है वो भी शॉक्ड होंगे। अब उन्होंने क्यों ऐसा किया इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। ये तकसीम इनके अंदर जो इख्तलाफात बिल्कुल हैं और रहेंगे भी। अभी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी हो रहा है, वो भी एक फैक्टर है। मगर पीडीएम जो है वो काफी हद तक मुत्तहद है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए ऑपोजिशन का काम जो होता है वो हुकूमत ने आसान कर दिया है। जो इस वक्त मुल्क में महंगाई का मसला है और जो बद इंतजामी और गवर्नेंस की जो आए दिन खबरें मिलती हैं, चाहे वो आटे के हवाले से देखें, चीनी के हवाले से देखें और दीगर मामलात में, तो ये मौका बड़ा अच्छा है और कोई भी अपोजिशन जो है इत्तेहाद इसको जाया नहीं करेगा, या आज हो या कल की बात हो। और वो इससे जाहिर बात है कि क्या वो आगे जाकर अपना जो अहदाफ हैं कि इस हुकूमत को गिरा कर वो बदलेंगे, वो और बात है कि वो वहां तक पहुंचे कि ना पहुंचे। लेकिन वो काफी हद तक उनकी कामयाबी ये जरूर होगी कि वो गवर्नमेंट को प्रेशर डालकर या तो उनसे कुछ फेवर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे या फिर वाकई वो गवर्नमेंट को गिरा देंगे। ठीक, आप कह रहे हैं कि पीडीएम के इतिहाद को तो इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अलबत्ता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये मूव अपने हक में इसलिए खेल रहे हैं कि जीबी के इलेक्शंस भी हैं और जो इस वक्त नैरेटिव बिल्ड हो चुका है पीएमएलएन के हवाले से जिस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं वो उससे अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सेगमेंट के लिए मेरे पास वक्त होगा, सभी से गुजारिश होगी कि विदिन 90 सेकेंड्स अपने कॉमेंट के साथ अपना तज्जिया मुकम्मल कीजिएगा। मैं बात करूंगी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक साहब के हवाले से। तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि अगर हुकूमत ऐसे ही चलती रही तो बतौर इत्तेहादी हुकूमत के साथ गुजारा मुश्किल हो जाएगा, और ये बात उन्होंने की है अभी रिसेंटली जो ज़हराना दिया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इत्तेहादियों के एजाज़ में, उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट सामने आया है। जलन साहब बताइएगा, हमने अपोजिशन इत्तेहाद की तो बात करी, जरा हुकूमती इत्तेहाद पर भी अपना तबसरा दीजिए। इख्तलाफात बढ़ेंगे आने वाले दिनों में? मेरा ख्याल है हुकूमत को भी शायद एहसास हो गया हो, क्योंकि अभी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान ने चौधरी शुजात से की खबर खैरियत पूछी है टेलीफोन करके। ये इनकी गलती तो है कि आपके इत्तेहादी हैं, आपको उनसे मशावरत करनी चाहिए, मशावरत नहीं करेंगे तो गलतफहमियां पैदा होंगी। और उसके साथ साथ ये है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप तो अपोजिशन के साथ भी होनी चाहिए, ये नहीं रखते। तो उस लिहाज से उनका शिकवा, उनका गिला तो बिल्कुल बजा है। अगर ये दूर करेंगे तो मामला ठीक चलते रहेंगे, और अगर ये शिकायतें रही फिर दादी बात है कि वो भी कोई अपना रास्ता इख्तियार करें। ठीक है, इफ्तिखार साहब, मैंने जो पहले कहा कि ये जो बात की है बिलावल ने, ये किसी ऐसे रास्ते की तरफ आगाज कर रही है जो अल्टीमेटली वे आउट होगा। अब इसको में शामिल कर लें काफ लीग के इस रवैये को, इसमें शामिल कर लें मैंगल साहब के रवैये को, इसमें शामिल कर लें दूसरी उन सियासी जमातों के रवैये को जो इत्तेहादी हैं इनकी, इमरान साहब की। जी जी जी। अब देखें अगर ये चलती है चीज आगे और खिंचाव कम होता है, टेंशन कम होती है, रियासत धचका बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाकया हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि इट इज ए बिगनिंग बाय कहीं कि मुझे हमें धचका लगा लेकिन हम साथ रहेंगे। वो ये तो नहीं कि मैं सवाल करने वाला हूं तो मैं आज ही सवाल करूं उससे कि आर यू अगेंस्ट द डेमोक्रेसी? डोंट यू वांट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान? डू यू वांट टू demolish the parliament? What will be his answer? Will say no. Iftikhar, I never said it. I don't mean it. So देखें खेल है बहुत मुश्किल, किसने किसको रास्ता देना है। इमरान कहता है नवाज शरीफ को तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उससे कोई बात भी कर लूं। बड़े मजे की बात आप ये नोट करें, नवाज शरीफ का नाम बाय नेम लेके वो करते हैं। आसिफ को माफ किया हुआ काफी दिनों से। चीजों को आराम से हम देखें। ठीक है, प्लीज पॉइंट आपका आ गया जी। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉपरेशन। रज़ा रोमी साहब,
जी देखिए, मैं इफ्तिखार साहब से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ। जो ये बात इन्होंने कही है कि जमहूरियत का जो है रास्ता और ये जो सारा कुछ हो रहा है, इससे यकीनन पाकिस्तान जो है वो एक तब्दीली की तरफ तो बढ़ रहा है। और जो इख्तिलाफात की जहाँ तक बात है, वो भी क्लियर है। PML काफ ने वाज़े तौर पर ये इशारा दिया है, सिग्नलिंग दी है। मैंने मोनी सलाई साहब की ट्वीट भी देखी कल, उन्होंने कहा कि हम इत्तेहादी हैं लेकिन हमारा काम लंच में, ज़ोरानों में शिरकत करना नहीं है। तो वो भी एक बड़ा वाज़े इशारा तो है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इस वक्त तलातुम बरपा है, उसमें छोटे जो पार्टियां होती हैं, इत्तेहादी पार्टियां होती हैं, वो ये देखती हैं कि क्या वाकई ही में कन्फिगरेशन बदल रही है, तो उनको भी उससे कुछ फायदा हासिल होगा। क्योंकि अगर कोई इन हाउस चेंज होने की कोई बात होती है तो यकीनन PMLQ जो है उसमें सरे फहरिस्त होगी ऑपोजिशन के साथ, जो है ऑपोजिशन से के साथ डायलॉग करने में। लेकिन ये अभी ये सब कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। सही। मोना, मेरा ख्याल है ज़रियाब, ऑपोजिशन में एक रियलाइजेशन जरूर आई है। अच्छी ऑपोजिशन वही होती है जो मौका देख के और वीकनेस देख के फिर उसको अपने हक में कैपिटलाइज करें। ऑपोजिशन में ये एक रियलाइजेशन आई है कि महंगाई का जो बहुत एक जेन्युइन इशू है, गवर्नेंस के जो एक जेन्युइन मसाइल हैं, उस हवाले से अगर वो वाकई कुछ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और अगर उस पर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करना चाहते हैं तो वो उसी सूरत ज्यादा इफेक्टिव होगी जब वो ये इदारों के खिलाफ जो बयानिया है उसको तर्क कर दें, मतलब उसको सेट असाइड कर दें, क्योंकि हुकूमत को ये एक मौका मिल गया है फिर कहने का, या हुकूमती जमात को, कि जी इनका असल बयानिया महंगाई नहीं है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट काफ लीग, एक्चुअल बात यही है कि उनका जो ये पूरा एक नैरेटिव आ रहा है, मैं क्योंकि पिछले 10 रोज गालिबन पहले की बात होगी, कामिल अली आगा साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने सख्त तनकीद की थी महंगाई के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से। काफ लीग को अरसा दराज हो गया है, उनको पंजाब में खास तौर पर गवर्नेंस के मामलात को लेकर सख्त शिकायत हैं, माइक्रो लेवल पर शिकायत हैं, और वो मुसलसल कह रहे हैं कि जी हम मौजूद हैं, हमने क्योंकि अच्छा डिलीवर किया था बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब से पहले, तो आप हमें भी इसमें शामिल करें और हमें भी ऑन बोर्ड लें चीजों में। उनको ये मुसलसल एक शिकायत आ रही है। उनकी जो शिकायत है वो बड़ी वेल प्लेस्ड है और मुझे लगता है कि वो जेन्युइन भी अपनी जगह पर है, और उसमें यकीनन उससे एक प्रेशर यकीनन एक्सर्ट हो रहा है, क्योंकि आपने देखा इसी ज़ोहराने में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, खुद उन्होंने तस्लीम किया कि अब नाउ इज हाई टाइम कि जी अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ये मैं बता दूं कि ये मामला ऐसा हो गया है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। मुजम्मिल साहब, वक्त कम, मुकाबला सख्त, PTI के लिए चैलेंज? मेरे ख्याल में काफ लीग ने इससे पहले भी क्लियर किया है कि हमारा PTI से कोई इत्तेहाद नहीं है, बल्कि हमारा इत्तेहाद तो उन सिलेक्टर्स के साथ है जिन्होंने ये हुकूमत बनाई है, और हम उनके कहने पर PTI को वोट देते हैं। तो अब जब तक सिलेक्टर्स ने उनको कहा हुआ है तब तक वो वोट दे रहे हैं। बाकी खाने शाने तो पिछले बजट के मौके पर भी उन्होंने मना कर दिए थे, और काफ लीग की अपोजिशन से बातचीत भी तय है। चौधरी परवेज इलाही सबको बतौर मुतफ़िका वज़ीर आला कबूल हैं, पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी, फजलुर रहमान को भी, सबको भी। पंजाब में अगर कोई चेंज आती है तो परवेज इलाही वज़ीर आला बन सकते हैं। उसमें रुकावट तो सिलेक्टर्स ही हैं, कोई इमरान खान तो नहीं उसमें रुकावट हैं, और वोट भी पूरे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ उसके लिए तैयारी तो मुकम्मल है, लेकिन जहाँ से रुकावट है वहाँ से वो सब समझते हैं। सही, ना अपोजिशन से बातचीत और ना ही इत्तेहादियों से मशवरा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो जमहूरियत की रेल कभी भी अपने से उतर सकती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।